की ओर बढ़िए, आपको फायदा होगा और इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब आप एग्जाम देने जाइएगा हॉल में, यहां नहीं। यहां तो ग्रुप डी वाला क्वेश्चन रहता है, 2 गो 3 गो ये ऑप्शन, एक आध को जबरदस्ती सेट करता होगा, हमको लगता है ये रहबो नहीं करता होगा, एक आध 2 गो में ये ऑप्शन सेट होता होगा तो होता होगा। लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो आप कै गो पर विचार कीजिएगा? 8 गो पर। 8 गो से ज्यादा पर विचार नहीं कीजिएगा कि ये हो सकता है। 150 पर आप विचार करने लगते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। इसलिए उसका भी हम एनालाइजेशन पिछले पेज में आपको दे दिए और उम्मीद करेंगे कि आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। अर्ध बीज पत्र यहीं से करना था क्या? कल हम लोग यहां तक किए थे, कल हम लोग यहां से अब हम लोग करेंगे। अर्ध बीज पत्र किसे कहते हैं? जिसके बीज पर कोई आवरण ना हो। लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल कौन है बताइए? अर्ध बीज पत्र कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइकस का नाम सुने हैं? वैसे इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अर्ध बीज पत्र किसे कहते हैं? एक प्रिंस है क्या? प्रिंस नया वाला पीपीटी है ना ये, इसमें तुम सुधार दिए थे, कहां सुधरा हुआ? पूछो उससे। अर्ध बीज पत्र जिनके बीज पर कोई आवरण ना हो। अच्छा, बीज पत्री 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन बताइए? एक बीज पत्री, एक बीज पत्री और कौन? द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री किसको कहते हैं? मोनोकोट की डाइकोट। अरे एक बीज पत्री बोले तो मोनोकोट और द्विबीज पत्री बोले तो डाइकोट। अब मोनोकोट की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल बता दो। धान, अरे बोलो न दे, गेहूं, जिसका बीज जो है 2 भाग में ना बटे उसे हम क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। अब दलहनी पौधा खाए हैं, तो दलहनी पौधा जब आप खाइएगा, दाल जितना है सब क्या है? द्विबीजपत्री। आम बताओ क्या है? अरे आम का गुठली 2 भाग में बटता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं उसको? द्विबीजपत्री। जामुन, अरे बोलो न रे, जामुन क्या है? द्विबीजपत्री है। जल्दी लिख। टमाटर, अच्छा आगे इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बीज पत्री, जिसके बीज पत्र को 2 भाग में बांटा नहीं जा सके उसे क्या? एक बीज पत्री। जिसके बीज पत्र को 2 भाग में बांटा जा सके उसे क्या? द्विबीजपत्री कहते हैं। लिखे। और अर्धबीजपत्री किसको कहते हैं? जिनके बीज पर कोई आवरण ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धबीजपत्री कहते हैं। कहते हैं अगला अगला अगला, जड़ों में भोजन का संचयन संचरण किस प्रकार? रुको रुको, ठीक है। संचयन किस प्रकार होता है? स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट। रुक जा, हमको एक बात बता। पादप में भोजन संचय, पादप में भोजन संचय, पादप में भोजन संचय किस रूप में? पढ़ाई तो याद करो, किस रूप में? स्टार्च के रूप में ना। जंतु में भोजन संचय, जल्दी बता। जंतु में भोजन संचय किस रूप में? किस रूप में? वेरी गुड, ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। पादप में भोजन संचय स्टार्च के रूप में, जंतु में भोजन संचय किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। लिखे। तो कह रहा जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार से होता है? स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा ना। अच्छा बताए तो ये सुने हैं मूसला जड़ और झखड़ा जड़? सुने हैं? जड़ 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? एगो मूसला जड़ आ एगो कौन जड़? अच्छा चलिए इसके बारे में अभी आगे जानकारी हम लोग लेंगे। लिखे। पादप में भोजन संचय किसके द्वारा? स्टार्च। हाँ, जंतु में भोजन संचय ग्लाइकोजेन। जंतु में भोजन संचय ग्लाइकोजेन। पादप में स्टार्च, पादप में स्टार्च, जंतु में ग्लाइकोजेन। अब भूख लगेगा तो हम लोग क्या खाते हैं? ग्लाइकोजेन। अरे ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे में ऊर्जा संचित है, भूख लग जाएगा, खाना नहीं है, तो हम लोग किसको खाते हैं? किसको खाते हैं? ग्लाइकोजेन। अब बताओ खाना में क्या ऐसा है जो सबसे ज्यादा खराब है? प्रोटीन की, विटामिन की, वसा? कौन? वसा सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक वगैरह की संभावना बनी रहती है। अगला अगला, जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार से होता है? अच्छा ये क्वेश्चन आता है, एक आता है परासरण, एक होता है उत्क्रम परासरण। सुने हैं?
ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं सुने हैं? हम बताते हैं, देखिए एक होता है परासरण, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त मेरे आपको, परासरण अलग अलग एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखो इसको दुए को लाइन इसका पूछता है, एक होता है उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? और इसका टेस्ट भी होना है, जैसे ही आपका ये खत्म होगा, ये पूरा का पूरा 6 खत्म होगा, प्रॉपरली इसका एक टेस्ट होगा। तैयार है ना? आज जो टेस्ट में टॉप 10 में आएंगे उनको प्रॉपर वे में सुंदर सा एक गिफ्ट भी मिलेगा 10 को, ठीक ना? तो तैयार हो जाइए आप लोग उसके लिए। और आपका टेस्ट सेम टाइम में होगा, यही रिजल्टो दे देंगे, मेरे पास जुगाड़ है उसका, ठीक ना? और क्वेश्चंस की संख्या होगी तो कितनी, और टाइम आपको मिलेगा 15 से 20 मिनट। चलिए 30 मिनट दे देंगे, ठीक है? आप बन भी जाएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, वो मेरा ना काम है। आप एकदम आज चलिए 40 मिनट दे देंगे, कोई देर टेस्ट के लिए आप तैयार है ना? सब चैप्टर में होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाएगा, पक्का ना? और सारा पीसीएस का क्वेश्चन रहेगा, आप बनाइएगा, आप देखिएगा कितना मजा आता है। लेकिन क्लास रेगुलर करिएगा तब। परासरण की अगर हम बात करें, देखो एकदम सिंपल है, जड़ भोजन अवशोषण, रुक 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 रुक, सटके का फूलना, ध्यान देना, एक सटके का फूलना, एक एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। किशमिश, किशमिश का नाम सुने हो? अरे नहीं सुने हो? छोहड़ा का फूल जाना, जड़ द्वारा जल का अवशोषण, जड़ द्वारा जल का अवशोषण, ये भी क्या है दोस्त मेरे? परासरण है। और दोस्त मेरे उत्क्रम परासरण की अगर हम बात करें, उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। जल का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। एकदम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। हो गया? ई आपका बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लीजिएगा। अब बताइए तो परासरण, परासरण मतलब दाब के द्वारा क्या होता है दोस्त मेरे? अगर परासरण विधि द्वारा जल जाता है ना, जल की गति तेज होती है। परासरण होता है उच्च दाब से निम्न दाब। तो बताओ उच्च दाब से निम्न दाब होगा कोई भी चीज, तो उसकी गति तेज होगी कि धीमी होगी? तो आपको पूछेगा जड़ों में भोजन पानी का अवशोषण कौन विधि द्वारा? परासरण। कौन विधि द्वारा? पानी का शुद्धिकरण, उत्क्रम परासरण। अब दोस्त मेरे किशमिश का फूलना कौन? परासरण। छोहड़े का फूलना, जड़ द्वारा जल का अवशोषण, परासरण। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला 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 कहता है तने का मुख्य कार्य क्या है? देखो देखो देखो, एक चीज दोस्त मेरे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक होता है जाइलम, खूब रट्टा मारता है। जाइलम जल का वहन, सुने हैं कि नहीं? वाह बहुत बढ़िया। अब प्लोएम किसका वहन? बोलो। हाँ, खनिज पदार्थ का। वेरी गुड। खनिज पदार्थ की खाद्य पदार्थ? खाद्य पदार्थ, पक्का ना? देखो एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, यहां पर यही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फंसा रखा है। क्वेश्चन, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक। क्वेश्चन कहता है जाइलम बच्चा मारता है जल का वहन। इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है जाइलम वहन करता। वहां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भारत सरकार का एक क्वेश्चन है, कहता है जाइलम वहन करता। एक ऑप्शन है जल और दूसरा ऑप्शन है जल और खनिज। अब एक मिनट समझ लो समझ लो समझ लो, तनी हमरो बात तो सुनो। तीसरा कहेगा आपको पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ। रुक जा रुक 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 जा रुक जा। ये देखो, ये जब क्वेश्चन आएगा तो लड़का क्या करेगा, इसमें आंसर इसका हो जाएगा जल भी सही है, जल और खनिज भी सही है, खाद्य पदार्थ सही नहीं है, इसका आंसर ये प्लोएम होगा। खाद्य पदार्थ प्लोएम। अब मामला क्या है देखिएगा कि खनिज जो होता है, आप अपने समझ भी जाइएगा और मार भी लीजिएगा, खनिज जमीन के अंदर होता है, मिनरल्स, सुने कि नहीं?
खनिज जमीन के अंदर होता है। और दोस्त मेरे, हम बोले ना एक से अधिक ऑप्शन में आप नहीं फंसिएगा। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है ये प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। बोलिए हाँ। रुक जा, रुक रुक रुक, बता। जाइलम जो जल का वहन करेगा तो नीचे जो खनिज है ओकरा लिए प्लोएम आएगा, वो तो पानी के साथ ना चल जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। तो जाइलम जल का भी वहन करेगा, और जल और खनिज का भी। खनिज और पोषक तत्व में डिफरेंस है। पोषक तत्व वह खाद्य पदार्थ, सॉरी पोषक तत्व न, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वह पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण का क्या है, उत्पाद है। या तो आप खाद्य पदार्थ कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, खाद्य पदार्थ कहिए या क्या कहिए, क्या कहिए दोस्त मेरे। अकेले प्रकाश संश्लेषण दोस्त मेरे 2 दिन पढ़ने का चीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रुक रुक रुक, तब लिखना। हमने कहा आपको जाइलम जल का वहन करता है, ये सही है, हम इसको काट नहीं रहे। लेकिन चूंकि आपका तो बीपीएससी में क्वेश्चन जो आता है वो एक से अधिक वाला आता है, तो आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा। जाइलम जो जल का वहन करता है, तो जल के साथ जो जमीन के अंदर से खनिज लवण होता है उसको भी लेके आता है, वो बोलवे नहीं करेगा। अब प्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ को लेके आता है। खाद्य पदार्थ हमारा कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा और अगर डीप में जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन होता है C6H12O6। तो दोस्त मेरे, अगर आपको कह दे तो जल सही आंसर है कि नहीं है, जल और खनिज लवण सही आंसर है कि नहीं है, तो आप क्या मारिएगा, एक से अधिक की इनमें से कोई नहीं। और जो फूसेंट आप पढ़ के जाइए अगर हम लिखा है जाइलम जल का वहन करता है, तो मामला फंसने जाएगा। आई एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, जल्दी से लिख। हाँ यार वाह, हो गया। अरे हुआ, अरे हुआ, पढ़े। तने का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते। प्रकाश संश्लेषण जो है ना दोस्त, बड़ा डीप में पढ़ने का चीज है, ये मिटा दें। अरे मिटाएं, अरे मिटाएं। अब देखिए एक बात बताइए तो आप हमको, प्रकाश संश्लेषण, ऑनलाइन वालों आप भी बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है पहला तना में कि दूसरा पत्ती में, किस में, किस में। बाप रे बाप, बवंडर, यही फूसेंट है। तीसरा 1 और 2 दोनों में। तना में भी होता है, हरे तनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर पूछेगा मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्ती में। लेकिन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो तना में भी और पत्ती में भी। तना के कौन से वाले भाग में, हरे वाले भाग में। क्लियर है। लेकिन अगर मुख्यतः लगा देगा तब क्या मारिएगा, पत्ती। क्या मारिएगा, पक्का। चलिए एगो सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बताइए। एक ऑप्शन है कार्बनिक, और दूसरा ना उत्पाद न, अभिक्रियक बताइए हमको। अभिक्रियक कौन, एक कार्बनिक और दूसरा दोस्त मेरे अकार्बनिक। बताइए आंसर क्या मारिएगा। हे दोनों नहीं होगा, आंसर होगा अकार्बनिक। अब यहां भी झोल है। अब तुम कहोगे सर अभिक्रियक का मतलब CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन है, ये है। CO2 में कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप चलिए इस पर जाएंगे आगे तो हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमको ये बता दीजिए, इसमें बताओ प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में, दिन में। लेकिन श्वसन पढ़ाए थे पीछे, दिन में भी और रात में भी। आप कहते हैं तने का मुख्य कार्य क्या है, तने का मुख्य कार्य, तना का मुख्य, पत्तियों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, बोले नहीं करेगा।
तने का मुख्य कार्य जल, देख लो एससीईआरटी में लिखा हुआ है इसीलिए पूछता है। जल, खनिज लवण और भोजन का क्या करना, संचारण करना। यही खाली रुक 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 न रुक न, पढ़ेगा तुम लोग थोड़े, चटल लिखने आता है। बोलो हम लिख के एक बार दे देते हैं पीडीएफ। इधर 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 अगर यहां क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, आप जाइलम का मुख्य कार्य पूछेगा तो ये है, रुकवे नहीं करता है ना, समस्या ही है। जाइलम का मुख्य कार्य जल और खनिज लवण का वहन। अब प्लोएम का मुख्य कार्य, प्लोएम का मुख्य कार्य भोजन का वहन। अब प्लोएम और जाइलम दोनों कहां होता है, कहां होता है, बोले वे नहीं करता है। अरे प्लोएम और जाइलम कहां होता है, पत्तियों में। कहां होता है, तना में। तो तना में होगा, इसका मतलब अगर तना में पूछ दिया तो जाइलम और प्लोएम दोनों का कार्य जल, खनिज लवण और भोजन का संचरण। जाइलम में पूछ दिया तो जल और खनिज लवण का संचरण। अब प्लोएम में पूछ दिया तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद या भोजन का संचरण या कार्बोहाइड्रेट का संचरण। ईमानदारी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण कभी ऐसे पढ़े थे? एकदम ने पढ़े होंगे। और सच पूछिए तो प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन आता है, वो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, गलती हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कहां गड़बड़ी है। हम आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बायोलॉजी में कोई टॉपिक है तो अगर नाम है प्रकाश संश्लेषण। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि 1% प्रकाश का अवशोषण करता है, पूछा था कि नहीं पूछा था? तो दोस्त मेरे ये लिख लिए, जल्दी लिखिए। बढ़े, लिखे हो, पढ़े। अभी तक क्लास 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कितना पेचीदा पेचीदा सवाल है। अक्सर देखिए ये एकदम क्लियर लिख दिया, तने का मुख्य कार्य क्या है। लड़का रट के, जाइलम जल का, प्लोएम खाद्य पदार्थ का। प्लोएम किसका? अब खाद्य पदार्थ खनिज लवण में अंतर नहीं पता है। खनिज लवण, अच्छा बताइए तो प्रकाश संश्लेषण से खनिज लवण बनेगा? खनिज लवण कहां है? हम लोग कहते हैं बॉक्साइट खनिज पाया जाता है फलना जगह पर। तो कहां पाया जाता है? जमीन के अंदर के ऊपर, अंदर ना, पक्का। इसीलिए तो बोले थे हम आपको मिनरल वाटर। अरे याद करो, मिनरल वाटर बोले थे, कल पढ़ाए थे मिनरल वाटर और डिस्टिल वाटर। तो मिनरल वाटर क्या बोले थे? जमीन के अंदर से। खनिज जल बोलते हैं उसको। तो बताइए समुद्री जल को शुद्ध किया था आसवन की प्रभाजी, आसवन, आसवन। समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, वेरी गुड, प्रभाजी, आसवन। जड़ों में पानी का संचरण होता है परासरण द्वारा, और जल का शुद्धिकरण होता है उत्क्रम परासरण द्वारा। जड़ में पानी का संचरण परासरण द्वारा, तेजी से होगा कि धीरे धीरे? तेजी से। उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का क्या होता है? शुद्धिकरण। क्या होता है? अरे बोलो, उत्क्रम परासरण द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। बोलो 4 बार जल्दी जल्दी। उत्क्रम परासरण द्वारा जल का शुद्धिकरण, जे नहीं बोलेगा खड़ा कर देंगे। उत्क्रम परासरण द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है, उत्क्रम परासरण द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है, उत्क्रम परासरण द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है। जबकि जड़ों में पानी का संचरण परासरण द्वारा होता है। जड़ों में पानी का संचरण परासरण द्वारा होता। तना जल और खनिज लवण और भोजन का संचरण करती है, जबकि जल और खनिज लवण का संचरण कौन करता है? जाइलम। जबकि भोजन का संचरण कौन करता है? प्लोएम। भोजन की जगह पर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो मार देंगे। सही है, पक्का वाला बात बोलो, साफ सुथरा बात। अगला, मुसला जड़। कौन जड़ दोस्त मेरे? मुसला जड़। किस जड़ को कहते हैं? मुख्य जड़ को। अरे बीच वाला जो जड़ होता है वही ना मुसला जड़ है। उसको हम लोग कौन जड़ कहते हैं? मुख्य जड़। कौन जड़ कहते हैं? मुसला जड़ जो होता है, देखो 2 प्रकार का जड़ है, एगो मुसला जड़, एगो झखड़ा जड़। अब झखड़ा जड़ को हम लोग कौन जड़ कहते हैं? रेशेदार जड़। कौन जड़? लेकिन जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो वहां रेशेदार नहीं देता, वो देता है झखड़ा। क्या देता है? तो कहते हैं हम दोस्त मेरे, जड़ 2 प्रकार का जड़। ये देख रहे हैं, जकरा में बीच में बीच वाला जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग देख रहे हैं, इसको कौन जड़? इसको, 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 पक्का वाला बात बोलो। तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, लिखिएगा सिंगल रो देके,
सिंगल एरो देके लिखिएगा। जड़ जड़ दो प्रकार के होते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला चालकीय जड़, चालकीय जड़, और दूसरा समानांतर जड़। नेक्स्ट पॉइंट, चालकीय जड़ द्विबीजपत्री में होते हैं। चालकीय जड़, जड़ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चालकीय जड़ और समानांतर जड़। नेक्स्ट पॉइंट, चालकीय जड़, चालकीय जड़ द्विबीजपत्री में होते हैं। द्विबीजपत्री में होते हैं और इसे मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। और इसे मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। लिखें, समानांतर जड़। नेक्स्ट पॉइंट, चालकीय जड़ द्विबीजपत्री में होते हैं, इसे मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समानांतर जड़ एक बीजपत्री में होते हैं। समानांतर जड़ एक बीजपत्री में होते हैं, जिसे रेशेदार या झखड़ा जड़ कहते हैं। जिसे फाइब्रस रूट, जिसे रेशेदार या झखड़ा जड़ कहते हैं। पैरेलल रूट और फाइब्रस रूट, रेशेदार या झखड़ा जड़ कहते हैं। देखो दोस्त, यही जो आप देख रहे हो मुसला जड़, ये कौन जड़ है? ये मुसला जड़ और क्या झखड़ा। ये मुसला जड़ को हम कौन जड़ कहते हैं? जालकीय जड़। कौन जड़ कहते हैं? जालकीय जड़ कहते हैं। जो झखड़ा जड़ है इसको कौन जड़ कहते हैं? अरे कौन जड़ कहते हैं? समानांतर जड़। ये जो जालकीय जड़ है इसका दूसरा नाम, ये द्विबीजपत्री की एक बीजपत्री। अरे बोलो न रे, ये द्विबीजपत्री समझते हैं? जिसका बीजपत्र दो भागों में बट जाए, डाइकोट। और ये होता है किसमें? एक बीजपत्री में। रुक जा, रुक। इसका एग्जाम्पल में हम लिख दें कौन? गाजर। अरे बोलो न रे, मूली। एक और एग्जाम्पल में क्या लिखे बताओ? धान। रुक तब लिखना। गेहूं लिख दें। और रुक जा, रुक ना, ये भी और डिटेल में पूरा आगे पढ़ना है, पहले समझ लो बढ़िया से। हमारा मामला ही है, ये देखो झगड़ा टाइप का नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? जालकीय जड़ उस जड़ को कहते हैं जिसमें एक बीच वाला हिस्सा हो और दोनों तरफ पतला पतला जड़ होगा। इसको हम लोग कहते हैं कौन जड़? जालकीय जड़। और समानांतर में कोई बीच में मोटा नहीं होगा, सब एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर हो। तो समानांतर। एक बात बताइए, धान उखाड़े हैं? अरे धान रोपे हैं? कितना लोग धान रोपे हैं? आप लोग नहीं रोपे हैं? तो धान जब रोपे होंगे आप तो देखते होंगे वो झखड़ा जड़ रहता है कि मुसला जड़? अरे ये न रहता, फाइब्रस रूट न रहता है। अरे धान रोपे एकदम पूरा जाली जैसा रहता है, उसको कहते हैं फाइब्रस रूट, झखड़ा जड़। और या समानांतर जड़, या ई होता है केकरा में? एक बीजपत्री में। अब तू ये सब छोड़ो, एकदम दिमाग लगाओ। हम सब जानते हैं मूली में मुसला जड़ होता है। अरे हाँ कि नहीं? गाजर में मुसला जड़ होता है? नहीं होता है? मुसला नाम में कहते हैं मुसलचंद बनता है, मतलब थोड़ा मोटा ताजा। मुसला जड़ मतलब मोटा। मुसला जड़ मतलब मोटा, जिसकी जड़ें बीच में। अच्छा, कभी आम का पेड़ उखाड़े हैं? नहीं उखाड़े हैं? आम का पेड़ उखाड़े होंगे तो बीच में देखिएगा यहां से वहां तक मुसला जड़ रहता है। तो आम भी तो द्विबीजपत्री न है? अरे आम क्या है? तो बताओ, इसमें मूली की जगह आम लिख दें, कोई दिक्कत है? अरे आम का बीज खा के आप देखिए गुठली को दो भाग में बांट देते हैं कि नहीं? तो द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री? अब देखो, तो मुसला जड़ में हो गया, बीच में मुसला रहेगा। तो हम आम को उखाड़ते हैं तो बीच में मुसला रहता है कि नहीं रहता है? तो दोस्त मेरे, ये जालकीय जड़, जालकीय जड़ का मतलब जाली नहीं समझ लेना।
जालकीय जड़ का मतलब होता है एक मुसला रहेगा बीच में, चारों तरफ जाली जैसा संरचना रहेगा। और समानांतर जड़ या झखड़ा जड़ पूरा का पूरा झखड़ियाल रहेगा, बीच में कोई मुसला नहीं रहेगा। बोलन रे। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि आप मुसला जड़ में और झखड़ा जड़ में भोजन का संचय कहां हो सकता है? कहां हो सकता है? मुसला जड़ में। अरे इतना मोटा रहता है, भोजन का संचय वही ना होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछता है, बताइए भोजन का संचय सबसे अधिक कहां होगा? लिख लीजिए जल्दी से, भोजन का संचय सबसे अधिक होगा मुसला जड़ में। भोजन का संचय सबसे अधिक किसमें होगा? मुसला जड़ में। लिखे हो? लिखे? इस समझे न कि बोरा में गया? एक बार फिर हम समझा दें, एकदम सिंपल। मुसला मुरई, मुसला मूली, मुसला मूली, मुसला मूली, मुसला मूली, मुसला मूली, झकड़ा धान, झकड़ा धान। बोलो 5 बार, मुसला मूली झकड़ा धान, मुसला मूली झकड़ा धान। जिसको इंग्लिश में याद रखना है तो आप फाइब्रस रूट कह सकते हैं झकड़ा को। मुसला मूली झकड़ा धान, बोलो मुसला मूली झकड़ा धान, 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 मुसला मूली झकड़ा धान। अब आपको कहेगा मुसला जड़, कहिएगा मूली, गाजर, आम, बोलो हाँ, जामुन। बोलो ले। आपको पता है आम कह रहा है कर मतलब द्विबीजपत्री होगा? बोलवे नहीं करेगा, नहीं होगा। और इधर आएंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में धान है, धान झखड़ा धान, झखड़ा धान, झखड़ा धान, झखड़ा धान, झखड़ा धान, मुसला मूली, मुसला मूली, मुसला मूली। क्लियर है? अब जैसे ही हम जाएंगे धान में, धान मतलब एक बीजपत्री, एक बीजपत्री ना, एक बीजपत्री होगा मतलब एकर मतलब धान, धान होगा एकर मतलब झखड़ा की मुसरा, झखड़ा की मुसला। गेहूं भी एक बीजपत्री है तो में झखड़ा की मुसला। पक्का समझ में आया? अब बताइए क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त मेरे, हम अभी को कर रहे हैं, हम अभी क्लास 6 में हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जिसको लगेगा कि हम बहुत बड़का विद्वान के मौसा हैं, यानी बर्दाश्त कीजिए, क्लास 10 भी आने वाला है, ठीक ना? तो कृपया विद्वान के मौसा नहीं बनिए। अभी जैसे पढ़ा रहे होंगे ज्योग्राफी में, सर सूर्य फलना चिलक ये सब कुछ ही पढ़ा हुआ है मास्टर। एक नंबर सूर्य चंद्रमा हो जाते तो फिर अगला वैकेंसी, अगला चुनाव में तो टीआरई 5, तब तक तो और बाल बच्चा पढ़ने लगेगा 6-7 में। इसलिए दोस्त मेरे अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानिए और ये मान के पढ़िए कि हमको कुछ नहीं आता है, तभी आप पढ़ पाइएगा, न तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा। हाँ, मुसला जड़ को किस प्रकार की जड़ कहते हैं? मुख्य जड़ कहेंगे। अच्छा दोस्त मेरे, देखने से भी मुसला जड़ जो तुम्हारा ये मुख्य नहीं लग रहा है। अब बताओ, कहेगा बताओ भोजन संग्रह किस जड़ में होता है? मुसला जड़ में ना। पक्का। अगला 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 कहते हैं पौधों के नाम एवं उनकी पत्तियों की जमावट किस ढंग की होती है? पर्ण विन्यास। ये जो नाम और उसकी बनावट पत्ते के विन्यास मतलब आकृति के अनुसार होती है, कुछ खास नहीं है। पर्ण विन्यास, पर्ण मतलब पत्ती, विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन, संरचना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला कहता है जड़ों के मुख्यतः 2 प्रकार, अभी तुरंत पढ़ाए थे, कौन कौन? रेशेदार को हम लोग क्या कहते हैं? झखड़ा। अरे रेशेदार को क्या कहते हैं? झखड़ा। आज ये इंग्लिश वाला होगा झगड़ा फगड़ा पड़ा हुआ है, लिखो फाइबरस। इंग्लिश वाला स्टाइल कम ज्यादा मारता है, पढ़ता कम है। मास्टर झखड़ा पढ़ा हुआ है, लिखो फाइबरस। क्या लिखा? जड़ का मुख्यतः 2 प्रकार, मुसला और रेशेदार। अब मुसला समझ गए, बीच में मोटका रहेगा, और रेशेदार मतलब झांगी पाती रहेगा। तो धान में झांगी पाती रहेगा कि मुसला? झांगी पाती। गाजर में मुसला की झंगड़ा, मुसला की झखड़ा। पक्का।
आप भोजन कहां संचित होगा? मुसला में। भोजन किस प्रक्रिया द्वारा संचित होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कितना परसेंट अवशोषित करते हैं? 1%। क्लियर है? वेरी गुड। ई हो गया तुम्हारा मुसला, आई हो गया तुम्हारा जकड़। लिख लो, मुसला जड़ में बीच वाला भाग के दोनों तरफ, बीच वाले भाग के दोनों तरफ के मुसला जड़ में बीच वाले भाग के दोनों तरफ झाड़ीदार जड़ें होती है। झाड़ीदार पतली पतली जड़ें होती है। झाड़ीदार पतली पतली जड़ें होती है। भाई देखो तो ये लाइन की कहता है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? अभी तुरंत लिखा है, देखो कॉपी में क्या लिखा है। अरे मुसला को जालिका लिखाए हैं, एक जालिका और दूसरा समानांतर। बोले वे नहीं करता है। क्या लिखा है हम? एक जालिका लिखाए हैं और दूसरा क्या लिखा है? समानांतर। ये बताओ, ये जो है ये समानांतर है कि जालिका है? अरे क्या है? यह समानांतर। समानांतर, एकदम समानांतर ऐसे ऐसे होता है। ये क्या है? क्या है ये? तो जालिका है दोस्त मेरे। तो जालिका जड़ को मुसला जड़ कहेंगे। तो बताया कर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? देखो तो यहां यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होते हैं? आज जालिका शिराविन्यास आप देखेंगे, पीपल का पत्ता देखें, पीपल का पत्ता देखिएगा, उसका जो पत्ता होता है जब सारा सड़ जाएगा तो एकदम जाली जाली टाइप का आपको दिखाई दे। नहीं देखे हैं क्या? तो कहते हैं उसे कौन जड़ कहते हैं दोस्त मेरे? मुसला जड़ कहते हैं। अगला, पानी की बूंद पत्तियों में किस रूप में आती है? आ रही है। देखो यहां झोल है, बढ़िया समझना। आपको कहेगा वाष्पोत्सर्जन। अच्छा बताइए तो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा। पौधों में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होता है, कोई नहीं बोलेगा, जब बोलेंगे तब बोलना। एक ऑप्शन है वाष्पन, पौधों में कोई नहीं बोलेगा वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। चौथा एक से अधिक, अभी नहीं बोलेगा। एक ऑनलाइन वालों देखें, धड़फड़ा हुई क्वेश्चन को, इनमें नॉन ऑफ दीज आंसर। कितने लोग एक नंबर के फेवर में हैं? स्टूडेंट फेवरिंग 1 2 3 4 4 5। बस हो गया। आप एक बात बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑनलाइन वालों बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, हम बताते हैं क्या होगा। हो एक भी किसी 4। अच्छा बताओ 4 नंबर के फेवर में कौन कौन है? आय तेरी के, तुम लोग तो दल बदल लिया रे। इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। द राइट आंसर इज वाष्पोत्सर्जन। पानी का वाष्पीकरण होता है या वाष्पन, ये दोनों सेम है। और ये किसका होता है? द्रव का। द्रव का वाष्पीकरण होता है। और पौधों के पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। बोले वे नहीं करेगा, हाँ कि ना? लेकिन थोड़ा एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष में दिया हुआ है। पौधों में, पानी में वाष्पन या वाष्पीकरण, आप पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन भी आपको कहेगा कब होता है? जब पानी की सांद्रता अधिक होती है। कब होती है? अच्छा वो बात बताइएगा, आप लेटरिन कब जाते हैं? अच्छा वो छोड़िए, आप पादते कब हैं? एकदम दोस्तों एकदम सिंपल एग्जांपल है। आप कब हवा छोड़ते हैं?
जब आपके पेट में सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हाई होता है कि लो होता है? पूरा हाई हो जाता है, लगता है कि अब फूट जाएगा, पच से मार देते हैं हम। अब मामला क्या है देखो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गैसों का प्रवाह होता है। सांद्रता जहां ज्यादा होगा वहां कण सटे सटे होंगे, और जहां सांद्रता कम होगा वहां कण हटे हटे होंगे। कभी भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में गैसों का प्रवाह, कोई करके दिखा दो, 2 लाख टका दे देंगे। कोई कर सकता है? जब भी होगा अधिक, याद रखिएगा, या नहीं तो देगा अधिक घनत्व से कम घनत्व में गैसों का प्रवाह होता है, या क्रिया विसरण कहलाती है। या क्रिया क्या कहलाती है? और इससे ताप बढ़ता है। तब ना हम लोग कहते हैं पाद के गरमा दिया। कभी कहते हैं पादा बड़ी ठंडा ठंडा लग रहा है, कोई नहीं बोलता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तब होगी जब पानी की सांद्रता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। तो लिखिएगा, उच्च सांद्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उच्च सांद्रता होने पर वाष्पो, एक कहता है रुकिए सर बाथरूम लग गया। उच्च सांद्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उच्च सांद्रता होने पर क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। एगो चीज जानिएगा दोस्त मेरे, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है क्वथन। इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। दोस्त एगो बात एकदम दिमाग में अटा लो, हम जितना चीज पढ़ा रहे हैं ओकरा 20 बार पढ़ाएंगे, तब कहते हैं तोरा घर पे नहीं पढ़ना है। तोरा एक बार हम समझा रहे हैं, 1% समझो, मात्र 1% ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 99% जब खत्म होगा क्लास 10th, इतना बार आ जाएगा। अच्छा बताओ, अभी तुमको युधिष्ठिर लिखने के लिए ओ आ का रिवीजन करना है? कितने लोगों को अभी हम कह दें युधिष्ठिर लिखने तो ओ आ का रिवीजन करोगे? ये समझो ओ आ है, जब तुरा हम क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तो तुरा एक रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। लेकिन उसके लिए तुमको ओ आ पहले सीखना होगा। डायरेक्ट युधिष्ठिर लिखना है तो कितना रिवीजन करोगे तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना। कहते हैं वाष्पीकरण, क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग। क्या होता है दोस्त मेरे? अब ध्यान देना, अगर वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है, यह हर एक ताप पर होता है और यह निश्चित ताप पर होता है। अब देखो 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 देखो, निश्चित ताप पर। एक बात बताइए, पानी का क्वथनांक कितना? 100। लेकिन पानी को थोड़ा सा गर्म कीजिए आप, कठौती में डाल के, लोहिया में डाल के थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, देखिए वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। तब पौधों से जो वाष्प निकलता है वो हर एक ताप पर होता है कि 100 पर जाएगा तभी वाष्प निकलेगा? तो ये हर एक ताप पर होता है और ये निश्चित ताप। पानी का क्वथन खौलेगा वो 100 पर, लेकिन वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। अब दोस्त मेरे एगो चीज और बताओ, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? अच्छा कभी खिचड़ी खाए हो? नहीं खाए हो? नहीं खाए हो? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कभी खिचड़ी को कटोरी में लीजिए, थाली में लीजिए, केकर वाष्पीकरण ज्यादा होगा? थाली में कि कटोरी में? दोस्त मेरे तक मतलब क्षेत्रफल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि थाली में कम करता है, कटोरी में ज्यादा। जल्दी लिख। थाली या लोटा कटोरी नहीं जानते हो जी? और तेरी इस सब बिहारे के ना बच्चा है। हरिया जानते हो? हड़िया हो गया। एगो लड़का लिख रहा है, पढ़ने वाले बात पे आपका पढ़ाई देख के पापा हंस रहे हैं। पापा क्यों देख रहे हैं? पापा का उम्र है अब देखने वाला ये सब चीज। अब पापा खाएंगे, आराम करेंगे। चला, पढ़ाई एकदम गपसप है, ध्यान से समझना। ये समझा कि नहीं समझा?
अब आपको कहेगा थाली और लोटा, केकरा में खिचड़ी से ज्यादा वाष्पीकरण होगा? थाली से कि लोटा से? तो एक मतलब थाली में क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा। अब वाष्पीकरण हर एक ताप पर देखना, खिचड़ी पूरा गर्म रहता है तो यो भाप निकलता है, और ठंडा जाता है तो यो तनी तनी निकलते रहता है। एक मतलब हर एक ताप पर वाष्पीकरण होता है कि एक ताप पर? बाहरे बाबू कहते हैं। अब बताओ, जल की सांद्रता ज्यादा होगी तब वाष्पीकरण की कम होगा? तब ज्यादा होगा सांद्रता तब ना ज्यादा से कम में जाएगा, कभी भी कम से ज्यादा में नहीं आएगा। और जल का वाष्पीकरण होता है किसके द्वारा? हम कल बताए थे, एस्टोमेटा के द्वारा। बोलवे नहीं करेगा, किसके द्वारा? एस्टोमेटा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र के द्वारा होता है। अगला अगला अगला, रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? फाइब्रस रूट किसे कहते हैं? झखड़ा जड़ को कहते हैं। बोलवे नहीं करेगा। हे देखो तो सब एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है? इसी को हम लोग रेशेदार जड़, झखड़ा जड़, मुसला जड़ को समानांतर जड़ कहते हैं। मुसला जड़ को कौन जड़? मुसला जड़ को जालकीय जड़, और रेशेदार जड़ को झखड़ा जड़ या समानांतर जड़। बोलवे नहीं करेगा। कौन जड़? आइए अभी 10 बार और पढ़ना है, अभी तो इंट्रो दे रहे हैं। पढ़े एगो चीज दोस्त मेरे, जिप्सम हम लिखाए थे, आपको याद होगा। जिप्सम में हम लिखाए थे 100 डिग्री सी, और यहां 273 लिखा गया था, इसको 373 केल्विन कर लेना। अरे 100 डिग्री सी को जोड़ेंगे तो केल्विन में बदलना है, तो 273 जोड़ेंगे तब ना 373 होगा। यहां खाली 2 की जगह क्या कर लेना? 3। एक बच्चा हमको दिखाया था, पीछे होगा देख लीजिएगा, लिखा ही नहीं था, यहां सही लिखे थे 100 डिग्री सी, इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 373। बढ़े आगे, अरे बढ़े। किस प्रकार की जड़ों में भोजन का संचयन होता है? कौन जड़ में? मुसला जड़ में भोजन का संचय अधिक होता है। वो बेचारा झगड़ा जड़ को तो भोजन ले जाते ऊपर परेशान, पानी ढोते ढोते परेशान होगा, जगह कहां से संचय करेगा? अब मुसला जड़ में तो जगह न है, बिचल का मोटगर है, वो भोजन के संचय भी कर लेता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ई मुसला की झकड़ा, मुसलाई झकड़ा को समानांतर जड़ कहेंगे, इसको जालकीय जड़ कहेंगे। जालकीय जड़ में बीच में एगो मोटका, दोनों तरफ झकड़ा, दोनों तरफ क्या? झकड़ा। इसको कौन जड़ कहेंगे? समानांतर। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम समानांतर, झकड़ा जड़ का दूसरा नाम समानांतर या रेशेदार जड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट। बोलवे नहीं करता। अरे बोलो ना मैडम, कहां बोलती है? यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास, बोलो हाँ, ये है ना, समान, देखो दिख भी रहा है समानांतर। ई क्या है? मुसला। क्या है ये? अगर समानांतर होगा तब क्या? झखड़ा। झगड़ा बोले तो फाइब्रस। बोले वह नहीं करेगा। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? जड़ 2 प्रकार के, एगो जालकीय जड़, एगो समानांतर जड़। एगो जालकीय जड़, एगो समानांतर जड़, एगो जालकीय जड़, एगो समानांतर जड़। इस जड़ को कौन जड़ कहेंगे? जालकीय जड़। जालकीय जड़ का दूसरा नाम मुसला जड़। अरे कौन जड़? मुसला जड़। भोजन एकरे में संग्रहित होता है। अब मुसला जड़ का दूसरा नाम, जल्दी बोलो, क्या बोलेगा? बोलो। जालकीय जड़ एकरे दूसरा नाम मुसला जड़। एकरे मुख्य जड़ भी कहते हैं। कौन जड़ कहते हैं? मुख्य जड़ भी कहते हैं। या दोस्त मेरे, ई कौन जड़? समानांतर जड़। समानांतर जड़। कौन जड़? और एक दूसरा नाम बताओ। झखड़ा जड़। झकड़ा ना, झकड़ा हम लोग नहीं कहते। दाढ़ी उड़ी कोई नहीं बनाता है तो कहता है झकड़ी आ गया है, बना लो। जैसे मेरा झकड़ी आ गया है। अब देखो, ये एक बीज पत्री की 2 बीज पत्री? अरे जल्दी बोलो। अरे धान है, अरे गेहूं है,
एक गुण होता है, और दो भाग में बांट पाओगे दाल को, लेकिन दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक बीज पत्री की, 2 बीज पत्री। जितना बढ़िया से गांव वाला बच्चा समझेगा न, चला वो शहर वाला को धान देखबो नहीं किया है। एक बीज पत्री। आप बताओ एकरा में 2 बीज पत्री पौधा होगा। बोलो ओ, सही की गलत? बोलो रे, लिख लिए? एक बार ने 3 बार लिखो तब होगा। राइटिंग इज 5 टाइम्स बेटर देन रीडिंग। सुना है कि नहीं? जल्दी लिखो। गया? अरे होवे नहीं क्या? जल्दी बोलो। हुआ? अरे हुआ, अरे हुआ। एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होता है? एक बीज पत्री धान 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 धान। समानांतर सही है कि जाल की है? समानांतर ना, थोड़ा धीरे धीरे, एकदम हड़बड़ाना ने। झखड़ा बोलो ने। अगला 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 अगला। रे बाबू, तने के आधार पर ऊपरी हिस्से तक किस चीज का अवलोकन होता है? अरे ऊपरी हिस्सा का जो अवलोकन कीजिएगा तो पेड़ का ऊंचाई न देखिएगा। अब बताओ, पेड़ की ऊंचाई के लिए जिम्मेवार कौन उत्तक होता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक। कौन उत्तक? शीर्ष विभाज्य उत्तक। आप मोटाई के लिए पार्श्व विभाज्य उत्तक। महा भी आई। पेड़ की ऊंचाई भी और गहराई भी। इस शीर्ष जो है ऊंचाई के लिए भी, मतलब शीर्ष के लिए भी और जड़ के लिए भी। और एक होता है, सब महा भी आए है दोस्त मेरे, पार्श्व विभाज्योत्तक। किसके लिए? मोटाई के लिए। मोटाई के लिए कौन जिम्मेवार है? पार्श्व विभाज्य। कैम्बियन पढ़े हैं? कैम्बियन नहीं पढ़े हैं? पार्श्व विभाज्योत्तक। हो गया? अभी दोस्त मैथ सब्जेक्ट के लिए स्पेशल एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक आ रहा है, एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी जो है, लेकिन वैसे नहीं आ रहा है जैसे एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कंप्लीट एक नए फॉर्मेट में ढाल के उसके सारे क्वेश्चंस ओरिजिनल को सॉल्व करते हुए और क्रमानुसार थ्योरी देते हुए जो क्वेश्चन अभ्यास में है उस सारा का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज बहुत जल्द, मुश्किल से हमको लगता है इतना पतला किताब में 6 to 10 पूरा आ जाएगा। उस सब के लिए होगा, मतलब क्लास 6 से 10 के लिए आएगा। दोस्त किताब तो बन गया है लेकिन ओकर करेक्शन चालू है। करेक्शन चूंकि स्क्वायर सब भाग गया है बहुत ज्यादा, मतलब ओकरा में जितना भी क्वेश्चन है, किसमें किसमें एनसीईआरटी में जितने अभ्यास वाले प्रश्न हैं जो आपको डायरेक्ट उठा के पूछते हैं, तो वहां सेलेक्टेड नहीं है। आप उस किताब को पढ़ लीजिएगा। अब मुश्किल से जब मैथ वाला बच्चा होगा ओकरा 10 से 15 दिन लगेगा, 10 दिन हार्डली लगेगा। वो किताब को 2-2 घंटा डेली पढ़ेगा तो खत्म कर देगा। अब फिर कब तक आएगा? हम थोड़ा लेट आएगा लेकिन परफेक्ट आएगा, क्योंकि जब आएगा तो आप कहिएगा कि सर देरी गलती है। हम ओकरा चौथा राउंड के प्रूफ में लगल है, ठीक ना। वो हाजीपुर के एक हैं, वही प्रूफ रीडिंग के लिए ले गए हैं। और एक एक एग्जाम्पल, जैसे आप एनसीईआरटी खोलते तो हैं, एक तो टीचर खोलता नहीं है, इसलिए नहीं खोलता कि उसको टाइप करना होगा वो क्वेश्चन, और उसको आराम से टाइप किया हुआ या टिक लगाया हुआ मिल जाता है। कहां पर? ग्रुप डी वाला किताब में टिक टिक पढ़ा दिया हम। लेकिन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसके जो अभ्यास प्रश्न, अगर आप ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एकदम हमको एकदम ठक्का ठक्का एनसीईआरटी पढ़ना है, तो हम उसका सारा का सॉल्यूशन करवा दिया। ऐसा बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, आप जाके खोजिएगा, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी मिल जाएगा।
जैसे बेस्ड ऑन से हमको सख्त एलर्जी है, बेस्ड ऑन वही पढ़ाता है जो टीचर सच में नहीं पढ़ा रहा है और रियल में कंपटीशन के क्वेश्चंस को नहीं दिख रहा है। नहीं तो दोस्त एनसीईआरटी एससीईआरटी से ऐसे लाइन उठाता है, एगो वर्ड हटा देता है, ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ देता है। जो अभी तुम झखड़ा जड़ के बारे में बताओ, रेशेदार जड़ तो सब पढ़ा दिया होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, बीपीएससी पूछा है झखड़ा जड़, लड़का कहेगा झगड़ा झुगड़ा पूछ दल को रे, ये कुछ ही हो गए रे। अब लेकिन लड़का नहीं कहेगा, अब कहेगा झखड़ा जड़ ही कौन जड़ है? रेशेदार जड़। अब कहां होता है? धान में, कहां? गेहूं में। अब मूली में कौन जड़? और उसी को जालकीय जड़ भी कहते हैं। उसी को कौन जड़ कहते हैं? कौन जड़? जालकीय जड़ भी कहते हैं। जाइलम जल का कि जल और खनिज लवण का? जल और अब पोषक तत्व का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। पोषक तत्व का परिवहन फ्लोएम। अब पौधों की जड़ों से पानी का अवशोषण परासरण द्वारा, बोले नहीं करेगा। जल का शुद्धिकरण उत्क्रम परासरण द्वारा, बोलो हाँ, जल का शुद्धिकरण उत्क्रम परासरण द्वारा। सबसे ज्यादा भोजन संचय मुसला में कि झखड़ा में? मुसला जड़ को ही मेन जड़ कहते हैं। मुसला जड़ को कौन जड़ कहते हैं? मेन। मुसला जड़ मूली में, झगड़ा धान में। मुसला 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 मूली में, झगड़ा धान में। क्लियर है? बोलन रे, यानी समस्या पक्का? आज की कार्रवाई आपकी यहीं तक। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अभी पढ़ लीजिए, फिर अब एक आध महीना होगा, सब पढ़ लेगा तो वीडियो हटा देंगे, इसलिए अभी ये पढ़ लो, कह दे रहे हैं। हाँ, अब रहेगा कि नहीं कर कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना, इसलिए पढ़ लीजिए बढ़िया से। और दोस्त मेरे और कोई सेवा है तो बताइए। हाँ बोलिए, बस 1 मिनट में दोस्त मेरे ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, बोलिए। 1 to 5। हाँ दोस्त मेरे, अब आपका कोई जहां वहीं बैठ, कोई समस्या है तो बताइए, एक एक करके हम 3-4 को समस्या सुन लेंगे, बताइए एक एक करके, जोर से बोलिए। कंप्यूटर टीचर के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, 3 तारीख से आपको बैच मिलेगा। ऑनलाइन में भी 3 तारीख से आस ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा, बीपीएससी तैयारी। अरे लड़का वो येलो शर्ट वाला जहां है वहीं रहो, हमरा मिर्गी चढ़ा तो तोहर उतार देंगे हम साफे पागल आदमी हैं, ठीक ना। ये फखरुद्दीन के क्लास में है। हाँ वो भी होगा, बोलिए। 11th-12th का मैथ अलग से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं, मैथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, हाँ जूलॉजी भी, बोटनी भी, ठीक है। लेकिन हमको 2 से 4 दिन का और टाइम दो, इस सप्ताह भर, ठीक है। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हिंदी, हिंदी का टेस्ट स्टार्ट हो गया। हाँ भाई, लैंग्वेज में एडमिशन चल रहा है। हाँ 11th-12th 9th-10th भी, बोलो। 4 तारीख से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होना है। हाँ हाँ, उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाओ, 11th-12th है, थोड़ा सा वेट करो। हाँ मैथ, देखो दोस्त मामला क्या है, मैथ का हम बता देते हैं। मैथ, एक मिनट होल्ड ऑन। मैथ में जैसे हम 3 टीचर का एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक ना, जिसमें निराला सर हैं, सोनू सर हैं, रोशन सर हैं, और हम अपने उस ग्रुप का एडमिन हैं। उसमें मामला कुछ कुछ फंस रहा है। जो प्रीवियस ईयर है तुम्हारा, जो एनसीईआरटी है, उसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा झोल है, कुछ कह देंगे थोड़ा ठग लेंगे तो बाहर जा गरियाएगा। उससे बढ़िया है कि फ्रेश फ्रेश बात करो। हम लोग आज का मीटिंग रखे हैं शाम में 6 बजे मैथ के लिए,
सब लोग आते हैं एक बार, और कंटेंट टीम को भी हम बुलाएं, अश्विन को भी, हम लोग मिल के एक बार और एक फाइनल डिसीजन लेंगे मैथ के लिए, ठीक है? और तब जाके हम मैथ पे आपको कुछ देंगे, नहीं तो अटपट काम करेंगे, चला पता चला कि लोग कहेगा हो एसके झा खाली बोलता है, कुछ होता नहीं है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, गरीब आदमी का इज्जत डूब जाएगा, इसलिए वैसा काम नहीं करना है, ठीक है? और एक चीज और हम आपको बताते हैं, 4 तारीख से जो आप टेस्ट देने आइएगा, हम उसमें क्या क्या होगा जो आपको दिखाई देगा। आपको क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी दिखाई देगा 10%, सुन लो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? जो मुख्य क्वेश्चन है वो रिपीट होके आएगा। 10% हम रिपीटेशन रखें। खाली पढ़ने से नौकरी नहीं होता, पढ़ने से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन का रिवीजन ज्यादा जरूरी है। 10% क्वेश्चन हम रखे हैं कि हर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सेट में रिपीट मारो, ठीक है? ताकि उसको 2-4 क्वेश्चन लगे कि नहीं पिछला है, हिम्मत बढ़ेगा उसका और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है? दूसरा कि अगर किसी भी प्रकार का एरर होगा तो उसके लिए बारकोड है, आप स्कैन कीजिए, अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाइए। और एरर तो दोस्त बीपीएससी में हो जाता है एक आध दो, तो मेरे में भी एक आध को हो सकता है, वैसे हम कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम हो। तीसरा, जो जो बात हम बोले थे, बारकोड आपको मिलेगा, बारकोड 12 बजे तक सब्जेक्ट वाइज रहेगा, और 2 बजे के बाद जब उसको आप, या शाम में जब उसको स्कैन कीजिएगा तो वो क्वेश्चन वाइज हो जाएगा, ठीक है? तो शाम में आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद स्कैन कीजिएगा, वो क्वेश्चन वाइज हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर पीडीएफ का प्रिंट भी आपको मिल जाएगा। एक यहां अगर लगे कि मिस्टेक हुआ है तो अगला बारकोड, पीडीएफ में अगर मिस्टेक लगे तो बारकोड स्कैन कर लो, आप बारकोड में वो अंतिम है, वहां पर किसी भी प्रकार का एरर नहीं रहेगा। अगर एक आध, वैसे तो दोस्त मेरे हम एक क्वेश्चन को 4 बार चेक करवा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन एरर है, अब स्टाफ ही गड़बड़ी कर देगा तो एक आध को हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है? बाकी और जो भी आदेश है दोस्त मेरे, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ले लेते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एनी लास्ट क्वेश्चन बोलिए। भर सकता है, सीटेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भरेगा। हाँ, एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट आप क्वालिफाई, 6 to 8 के लिए भी एस्टेट चाहिए ना? देखो उसका, अब देखो हम बताते हैं, सब लोग अलग अलग बातें इस पर कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन आने दो तभी क्लियर होगा। अगर एस्टेट चाहिए होगा तो एस्टेट सरकार करवाएगी ना, तो उतना बच्चा नहीं पूरेगा जितना वैकेंसी है, ठीक है ना? तो एस्टेट अगर होगा तो हम लोग मिलके एक दिन हम सोचे हैं बीटेट और एस्टेट के लिए ट्विटर कैंपेन भी रखा जाए कि सरकार बीटेट और एस्टेट करवाए, इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन भी हम सोच रहे हैं बहुत जल्द। अगर आप लोग समर्थित हैं तो यूट्यूब पे भी कमेंट्स कीजिए, एक दिन बीटेट एस्टेट हो